Good morning, good afternoon, and good evening. I welcome you all back to my channel. And we were studying NCERT history class 6. So first chapter हमने कर लिया. आज हम करेंगे chapter 2 NCERT का history का, which is from hunting gathering to growing food. So ये साइड में NCERT भी खुली हुई है for your reference, और साथ में हम साइड में नोट्स बनाएंगे. सो लास्ट चैप्टर में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से जगह है, कहाँ कहाँ लोग रहते थे. तो हमने कुछ जगह के नाम पढ़े, जैसे नर्मदा रिवर के किनारे सुलेमान की थर, हिल्स के साइड का गारो हिल्स पे, विंध्यास में इंडस रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज पे, गंगा उसके ट्रिब्यूटरीज पे, और जैसे कि सोन नदी है उसके नीचे का पूरा एरिया मगध कहलाता है. इंडिया के बारे में पढ़ा, भारत के बारे में पढ़ा कि भारत जो नाम है वो कहाँ से आया, इंडिया कहाँ से आया, और हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है. बेसिकली जैसे 4-5 चीज़ें थी: मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब के थ्रू. और फिर हमने ये एक और चीज़ पढ़ी थी कि लोग ट्रैवल करते थे पहले, तो लोग क्यों ट्रैवल करते थे. सो पहले लोग ट्रैवल करते थे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, बेसिकली लाइवलीहुड के लिए, अपने खाने पीने के लिए. वो क्या होते थे, वो बेसिकली हंटर गैदरर्स होते थे. सो हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा उसी का एक कंटिन्यूशन है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग, विच मीन्स कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो इनिशियली जो लोग थे वो उनको खाना बनाना नहीं आता था, राइट. तो वो क्या करते थे, वो जानवरों को मारते थे, उन्हें हंट करके उन्हें खाते थे, और खाना बस पेड़ पे से तोड़ के खा लिया, इकट्ठा कर लिया, और फिर जब वो ख़त्म हो जाता था फिर वो ख़त्म होने के बाद ट्रैवल करते थे. खाना ख़त्म होने के बाद दे यूज़ टू ट्रैवल. अब सपोज़ एक जगह यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, जितने भी फल फ्रूट सब कुछ है, तो जब ये एक टाइम के बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, अगर वो सिर्फ तोड़ के खाते रहेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं खाने को. तो फिर उनको ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा. तो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न कि वो ट्रैवल करते थे. और मैंने बताया था नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से अगर कहीं बाढ़ आ जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो ऑब्वियसली दे हैड टू गो. जैसे अभी आता है, कहीं सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, वहाँ सब ख़त्म हो जाता है, लोग ट्रैवल करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से. कि जो बिजनेसमैन, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो अपना सामान बेचने दूर दूर तक जाते हैं, राइट. रिलीजियस टीचिंग्स की वजह से, रिलीजियस टीचिंग यानी कोई गॉड होते हैं उनके लिए जाते हैं. जैसे आज भी 4 धाम की यात्रा या इन सब रीज़न की वजह से लोग जाते हैं, दूर दूर ट्रैवल करते हैं. उसके बाद एडवेंचर करने भी लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं. आज भी लोग घूमने जाते हैं, बहुत लोग, हर कोई साल में एक बार तो घूमने जाता ही है ऑलमोस्ट. सो ये इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो हंटर गैदरर्स थे, तो वो वहाँ से हंटिंग करते करते वो अब अपना खाना पहले बनाते नहीं थे, उगाते नहीं थे, बस जो उगा हुआ होता थे वो इकट्ठा करके जंगल में से. अब वो अल्टीमेटली हम क्या पढ़ेंगे कि वो अपना खाना ग्रो करने लगे. ओके, लाइक सॉरी, खाना अपना वो कैसे ग्रो करने लगे. चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से. यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपका बोल रहा है द अर्लीस्ट, यहाँ पे एनसीईआरटी में आ जाओ. द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वर व्हाई वर दे ऑन द मूव. वो हमेशा क्यों ट्रैवल करते रहते थे, विच वो सेम क्वेश्चन है कि व्हाई दे ट्रैवल्ड, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा. ठीक है, तो व्हाई दे ट्रैवल के बारे में हमने अगेन सारे पुराने पॉइंट्स दोबारा जॉट डाउन करेंगे कि वो बेसिकली एक जगह के सारे रिसोर्सेज, ईट अप ऑल रिसोर्सेज, वहाँ के सारे फ्रूट्स वगैरह सब खा जाते थे एट वन प्लेस. ठीक है, अब खाएंगे तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा ऑब्वियसली. दूसरा कि कुछ हंटर्स होते थे. अब जब हंटिंग करेंगे तो जानवर तो चलता रहता है, अब जानवर जाएगा तो उसके पीछे पीछे वो भी हंटिंग करेंगे. तो जब जानवर मूव करे तो उनके पीछे पीछे लोग भी मूव करेंगे. तो सेकेंड रीज़न वॉज बिकॉज एनिमल्स यूज टू मूव. और जो हंटर्स होते हैं उनका जानवरों के पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए घूमना, ट्रैवल करना पड़ता था. देयरफॉर हंटर्स मूव्ड अलोंग साथ में. ठीक है, now coming to third, which is
प्लांट्स एंड ट्रीज जो है बेसिकली सीजनल फ्रूट होते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज विच आर सीजनल. अब पहले के लोग जो होते हैं उनको नॉलेज बहुत थी. फॉर एग्जांपल अभी कहने को अब ये हमें लगेगा कि हम आज इंटेलिजेंट हैं, बट एक्चुअली पहले के लोग भी बहुत इंटेलिजेंट थे. उनको नॉलेज थी. अब प्लांट्स और इतने सारे प्लांट्स होते हैं, इतने सारे जानवर होते हैं, वो सब प्लांट को नहीं खाते थे, वो हर जानवर को नहीं खाते थे. सो दे न्यू, उनको पता था कि वो कौन से प्लांट्स खाने हैं, कौन से प्लांट्स नहीं खाने, कौन से एनिमल्स को हंट करके मार के खाना है, कौन से को नहीं खाना. तो सिमिलरली उनको आइडिया था कि इस सीज़न में, जैसे गर्मियों का सीज़न होता है उसमें आम आता है, राइट, तो वो सीजनल फ्रूट है. सर्दियों में आम नहीं आता. सो उनको पता था कि सीजनल फ्रूट्स की वजह से एक जगह का अगर सीजनल फ्रूट है, कहीं और सीजनल फ्रूट, तो वो सीजनल फ्रूट की वजह से भी मूव करते थे कि डिफरेंट सीजन्स में. अब यहाँ पे समर्स में अगर सपोज समर सीज़न आ गया, तो समर सीज़न में यहाँ पे कुछ नहीं उगता, तो ऑब्वियसली वो ऐसे चले जाएंगे विंटर, ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे कि समर सीज़न में भी वहाँ पे कोई सीजनल फ्रूट उगते हों, राइट. तो सीजनल प्लांट्स और ट्रीज़ के चलते हैं, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूटिंग इन डिफरेंट सीजन्स, सो इसीलिए उनको वहाँ पे भी मूव करना पड़ता था. सो विच इज़ ऑल्सो लाइक सेम लाइक ये रिसोर्सेज एक जगह ख़त्म हो गया, फिर उनको सीजनल प्लांट्स वगैरह खाने हैं. तो नेक्स्ट इज़ सबसे इम्पोर्टेंट, पानी की सर्च में. पानी इज़ एसेंशियल, वाटर इज़ लाइफ, वी ऑल नो, राइट. तो ऑब्वियसली इंसान वहीं ज़्यादा, अभी भी अगर आप शहर देखो, वही शहर ज़्यादा अच्छे से बसे हुए डेवलप्ड है जहाँ पे कि पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. सिमिलरली ये लोग भी पानी के सर्च में, वाटर जहाँ पे पानी मिलेगा वो उसके सर्च में, कभी क्योंकि कभी कभी दो तरीके की वाटर बॉडीज़ होती है. कुछ कुछ नदी ऐसी होती है जिनका पानी गर्मी में सूख जाता है, राइट, ये किसी और सीजन में सूख जाता है, तो फिर उनके पास तो वहाँ पानी बचेगा ही नहीं. तो ऐसे केसेस में फिर वो दूसरी जगह मूव करते हैं जहाँ पर वो पानी मिल सकता है, क्योंकि पानी के बिना तो ऑब्वियसली नहीं रह सकते. बिकॉज जो वाटर बॉडीज़ हैं, सम वाटर बॉडीज़ आर नॉट पेरेनियल. पेरेनियल का मतलब क्या होता है कि वो पूरे साल में पानी नहीं रहता, पूरे साल उनमें पानी नहीं रहता, नॉट पेरेनियल. और जिसमें पूरे साल पानी रहता है उसको पेरेनियल बोलते हैं. सिमिलरली और ऑल्सो अगर हम आज से रिलेट करें, अब फ्रेंड्स है, और इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, उसको लोगों से मिलना जुलना बात करना पसंद है. तो इवन पहले भी सिर्फ खाने के लिए, हंटिंग या गैदरिंग के लिए नहीं जीते थे, उनकी भी अपनी खुद की सोशल लाइफ थी. जैसे आज हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, सो उनके भी फ्रेंड्स और फैमिली होते थे. तो अभी हम जाते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के यहाँ, उनके पास अभी उनसे मिलने भी जाते हैं, सब फंक्शन होता है, शादी वगैरह होता है, बर्थडे होता है, सब जगह जाते हैं. सो दे ऑल्सो हैड सोशल लाइफ्स, तो उनके भी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी मिलने जाते थे, टू मीट फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट. सो एट्सेट्रा. और भी बहुत रीज़न आप जितने काउंट कर सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था. मर्चेंट जो होते हैं, जो बिजनेस मैन होते हैं, वो अपना दूर दूर तक सामान बेचने जाते हैं एंड ऑल, राइट. नाउ यही हम इसमें पढ़ेंगे. तो यहाँ पे भी यही है. वी ऑल नो, अभी एनसीईआरटी में आ चुका, वी ऑल नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, राइट. अब हम ये बात करेंगे कि हाँ, लोगों का एग्जिस्टेंस जो है वो अब से इतना पुराना है, ये मानते हैं कि 2 मिलियन ईयर्स अगो तक है, राइट. तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ह्यूमन लाइफ, इंसानों का एग्जिस्टेंस हो सकता है उससे पहले भी हो, लेकिन हमारी नॉलेज में, हमारे सोर्सेज के थ्रू जो है ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस, कि कब से इंसान है धरती पे, वो बेसिकली 2 मिलियन ईयर्स अगो का है, ठीक है. और ये जो 2 मिलियन ईयर्स अगो जो लोग थे वो कौन थे? वो थे हंटर एंड गैदरर्स. सेम स्टोरी रिपीटिंग, वही बात रिपीट हो रही है. ओके.
ये सब हमने पढ़ लिए थे. जनरली वाइल्ड hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. ओके एंड देन हमने पढ़ लिया हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजंस, और उसके अंदर वो सारे रीजंस दे रखे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी डू अबाउट दिस पीपल. हमें कैसे पता चला? 2 मिलियन ईयर्स अगो हमने कोई कैमरा तो इंस्टॉल कर नहीं रखा था, राइट? तो हमें कैसे पता चला? सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एंड विच इज़ ऑल्सो द इस चैप्टर का क्या बोलते हैं उसको, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन कोर है टॉपिक वो यही है जो हम पढ़ने वाले हैं ना, कि एविडेंस मतलब सबूत क्या है ऑफ हंटर गैदरर्स, कि हमें कैसे पता कि वो हंटर्स गैदरर्स थे, राइट? कैमरास तो थे ही नहीं. सो इसका सबूत हमें है सबसे पहले, वेरी इम्पोर्टेंट, कि जैसे खुदाई होती है कि ज़मीन के अंदर गढ़े हुए, बहुत ही गढ़े हुए हमें और पड़े हुए भी वैसे भी स्टोन्स, पुराने टाइम में जो वो पत्थर यूज़ होते थे, जैसे आज के टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, नाइफ़ यूज़ करते हैं, गाड़ी यूज़ करते हैं, बहुत सारे टूल्स, वेपन्स, कंप्यूटर, छोटे मोटे चम्मच, एवरीथिंग वी यूज़. तो पहले भी जो उनके टूल्स होते थे तो वो यूज़ करते थे पहले स्टोन्स. तो हमारे पास स्टोन्स हैं जो हमें मिले हैं, स्टोन्स मिले, टूल्स मिले हैं. टूल्स जैसे हमारे आज के टूल्स होते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास ब्रशेस हैं टूल्स के नाम पे, बर्तन हैं, हर चीज़ है. तो पहले भी पुराने भी टूल्स थे, राइट? और मिले वेपन्स मतलब औजार. जैसे आज के टाइम के वेपन्स जो हमारे पास है वो है तलवार होता है, बड़े बड़े चाकू होते हैं, गन्स हैं, राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं, राइट, पिस्टल्स हैं. सो ऐसे ही पहले भी वेपन्स हुआ करते थे. तो हमें पुराने ज़माने के उस टाइम के वेपन्स भी मिले हैं, ठीक है? और ये सब हमें मोस्टली कहाँ मिला है? बेसिकली ये सब हमें अच्छा, सिंस वी मेंशन अबाउट वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ है उसके वहाँ पे उसके आसपास मेजर साइट्स हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ें मिली हैं. सो इससे हमें ये पता चलता है, जो हमने पहले भी बोला था, क्योंकि पानी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो लोग पानी के आसपास से सेटल करना चाहेंगे. पानी से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर कोई नहीं अपना घर बसाना चाहेगा, स्पेशली जब पहले वहाँ शावर या टैप्स तो होते नहीं थे, तो जो भी पानी होता था वो नदी में से लेके आते थे. तो इसीलिए उनके घर नदी के किनारे ही होते थे, उनको बहुत दूर ना जाना पड़े. तो जब वो वहीं रहेंगे तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी होंगी, जो भी स्टोन्स, टूल्स, वेपन्स, तो ऑब्वियसली वो वहीं मर गए, वहीं पे मिलेंगे हमें. तो जो वाटर बॉडीज़ के आसपास ही मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे हमें सारी ये सब कुछ सोर्सेज मिले, एविडेंसेस मिले, राइट? सो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कि जो साइट है बेसिकली स्टोन्स और टूल्स की, वो कौन कौन सी साइट मिली है. हम एक बार हम साइट के बारे में देख लेते हैं. एक बार नीचे आ जाओ आप. नीचे आप आओगे तो आपको ये मैप में आ जाओ. इस मैप में आपको कुछ कुछ साइट मिलेगा, कुछ कुछ जगह का नाम दिखाते हैं, देखते हैं कौन कौन जगह पे मिलते हैं. सो ये साइट दिख रहा है आपको यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट साइट है भीमबेटका, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है. हुंस की ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे भी मिलता है. देख रहे हैं भीमबेटका के पास यहाँ पे भी नदी जा रही है ना? यहाँ पे भी ये भीमबेटका, यहाँ पे नदी जा रही है. ये हंस की इधर नदी जा रही है. सो ये वाटर बॉडीज़ के आसपास है. तो और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, जगह है, विच इज़ कुरनूल केव्स, राइट? सो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं. किसके लिए? स्टोन एज के लिए. अब हम आपको बताते हैं स्टोन एज क्या होता है. बेसिकली उससे पहले ये साइट्स के 3 नाम: भीमबेटका, ठीक है, विच इज़ इन MP, मध्य प्रदेश. हंसकी एंड कुरनूल केव्स. ओके, सो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट. सो मैंने एक चीज़ मेंशन करी ऊपर,
stones. I mentioned about stones, right? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग उस टाइम पे स्टोन्स का ही यूज़ होता था. उनके पास आज की तरह चाकू वगैरह तो थे नहीं. जैसे हमारे पास चाकू है, हमारे पास कितना मेटल्स है, सिल्वर, ये वो. पहले मेटल्स नहीं थे, तो उनके पास सिर्फ पत्थर ही था. जो भी उनको करना है पत्थर से करना है. देखा होगा किसी ने पत्थर से आग जलाते थे, दोनों पत्थर को आपस में रख के आग निकल गई. सो उस टाइम पे स्टोन्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा था. उनके पास जितनी भी चीज़ें थी मोस्टली पत्थर से ही बनी हुई थी. सो इसीलिए उस पुरानी एज को, जो 2 मिलियन ईयर्स अगो जो इंसान था, राइट, उस पूरी एज को, उस पूरे टाइम पीरियड को जिसे बोलते हैं 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक, ठीक है, इस पीरियड को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले स्टोन्स ही यूज़ होते थे, राइट. सो बेसिकली पैलियोलिथिक, लिथिक इज कमिंग फ्रॉम लिथोस. लिथोस का मतलब है स्टोन्स, एंड दिस मीन्स ओल्ड. सो बेसिकली ये कौन सी लैंग्वेज है पैलियोलिथिक, जिसमें मतलब ओल्ड और स्टोन से, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है. तो ये वर्ड्स होते, ये बेसिकली था पूरा का पूरा स्टोन एज, ठीक है. तो स्टोन एज का जो टेक्निकल टर्म है जो हमें याद करें, दैट इज पैलियोलिथिक एज, विच इज अगेन आई रिपीट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो. अब एक और डिवीजन है जो कि हम बुक में भी देखेंगे. होना चाहिए, यहाँ पे है, इस बॉक्स के अंदर है. इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन. तो ये जो एज था इसको बोलते थे पैलियोलिथिक एज. सो ये दीज आर ग्रीक वर्ड्स. जैसे लैंग्वेज होती है, फ्रेंच होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, तो ये जो पैलियो और लिथोस ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं. सो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन, पत्थर का यूज़ होता था बहुत ज़्यादा, स्टोन टूल्स. और पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. एज जो मैंने अभी आपको बताया कि बार बार ये टच हो जाता है. 2 मिलियन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ईयर्स टू 12,000 ईयर्स. ओके. दिस लॉन्ग स्ट्रेच टाइम इज डिवाइडेड इंटू लोअर, मिडल एंड अपर. अब ये जो पैलियोलिथिक एज है इसको भी इन्होंने फर्दर और डिवाइड कर रखा है. बेसिकली डिवाइड क्यों कर रखा है, ताकि इजी पढ़ाई करने में थोड़ा हमें आसानी हो, सिर्फ इसी रीज़न से, ठीक है. सो पैलियो इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3, which is lower, middle and upper. ओके. सो ये बोलते हैं कि 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इसी पैलियोलिथिक एज में ही आ गई थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस और जो भी आज इंसान है वो 99% यहाँ पे डेवलप हो चुका था. नाउ द पीरियड व्हेन द find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic age. ना Paleolithic age के बारे में पहले देख लेते हैं. सो ये बेसिकली लोअर, मिडल और अपर के अंदर डिवाइडेड है, राइट. अब दिस इज़ वन थिंग. नाउ एक और एज है एज वी टॉक्ड अबाउट. पहली एज हमने क्या पढ़ा, पहली एज हमने पढ़ा पैलियोलिथिक. पैलियोलिथिक डिवाइडेड है लोअर, मिडल, अपर में. पैलियोलिथिक का और ये कब से कब तक था, 2 मिलियन से 12,000.
अब 12,000 ईयर्स होगा की बात की भी साइट को उन्होंने नाम सबको दे रखे, नाम इसलिए दे रखे क्योंकि पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है, और देन रीज़न भी है नाम देने के। सो 12,000 ईयर्स अगो के बाद क्या हुआ कि एक एज आया, मीसोलिथिक एज। इसको अलग से नाम इसलिए दिया क्योंकि 12,000 ईयर्स अगो, आज से 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत चेंजेस आए। जैसे आज भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं सडनली, बहुत ग्लोबल वार्मिंग ये वो, गर्मी हर बार पिछले साल से ज़्यादा गर्म होती जा रही है, सर्दी पिछली बार से ज़्यादा ठंड होती जा रही है। सो बेसिकली एक बहुत ही अजीब तरीके से पैटर्न आ रहा है, बारिश इतनी हो नहीं रही है, बारिश का टाइम शिफ्ट हो गया है। तो इतना एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, सिमिलरली ऐसे ही इससे और ज़्यादा मीसोलिथिक एज का ही एक ऐसा टाइम था जहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आए। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए राइट, उसकी वजह से बेसिकली इस पीरियड को हम थोड़ा अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम इसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। स्टोन अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा टाइम हो गया, अब हम मिडिल स्टोन एज में आ गए हैं। सो इम्पॉर्टेंस क्या थी, इन्वायरमेंट में चेंजेस आने की वजह से लोगों के लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस आए। तो इस टाइम पे एक चीज़ यूज़ होने लगी, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का मतलब तो छोटे छोटे पत्थर यूज़ होने लगे, राइट, टीनी और टाइनी स्टोन्स। टाइनी स्टोन्स जो कि हैंडल्स के ऊपर लगते थे। फॉर एग्जांपल जैसे ये लकड़ी का हैंडल है, ये लकड़ी का हैंडल है, ओके, इससे भरते हैं कलर अच्छा से। और ये पत्थर है, ऐसे ऐसी होती है ना कुल्हाड़ी, या तो उसमें क्या होता है कि एक हैंडल होता है, जैसे कि ये एक हैंडल बना रखा है मैंने, और उससे आगे अटैच स्टोन होता है, दिस इज द स्टोन। तो ये जो छोटा सा स्टोन है इट विल बी कॉल्ड एज माइक्रोलिथ। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि एक हैंडल होगा, उससे छोटे छोटे, तो ये सब टूल्स है, किस काम आएगा, पेड़ काटने के काम आ सकता है, इसी तरह कुछ और शेप दे देंगे, जानवर को काटने के काम आ सकता है। तो क्योंकि ये स्टोन छोटे लगे हुए हैं इस पर, छोटे साइज़ के, इसीलिए इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, टाइनी स्टोन्स। तो इस टाइप के बहुत सारे उनको टूल्स मिलते थे, तो इसी वजह से इसका नाम है मीसोलिथिक, राइट। जैसे और एग्जांपल सॉज, सिकल्स, अगर किसी ने वो देखा हो, पौधा होता है, पौधे की वो चेंज करने के लिए बनाते हैं ना सिकल में, ऐसे करके शेप होती है, खुरपी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो उस पर भी एक हैंडल लगा हुआ है पीछे, और आगे को स्टोन लगा हुआ है। तो इस टाइप के टूल्स आने लगे। तो ये टूल्स आज भी चलते हैं, ये टूल्स अभी भी यूज़ करते हैं। हाँ, हम पैलियोलिथिक में जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ दिया और आग लग गई, ये सब अभी नहीं इतना यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह में देखो तो वहाँ भी देखने को मिल जाता है। हाउएवर, लेकिन ये टूल्स अभी भी यूज़ में हैं, माइक्रोलिथिक एज के। ये सब कुल्हाड़ी, ये वो सिक्के, अभी भी खुरपी वगैरह सब यूज़ होता है, सबके घर में होता है, जो भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड होते हैं फार्मिंग में, जिसके यहाँ प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक एज देखी, पैलियोलिथिक एज। ये अच्छा कलर नहीं है। हमने देखी पैलियोलिथिक एज, हमने फिर दूसरी देखी मीसोलिथिक एज, और ऐसे एक और टाइम पीरियड है, उसका नाम है नियोलिथिक। नियोलिथिक में ऑब्वियसली फिर से वर्ड टूटा हुआ है, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब पहले हमने देखा था ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है स्टोन। सो जब जो लास्ट में ख़त्म होगा ऑब्वियसली वो उसका नेक्स्ट ईयर होगा। तो लास्ट में मीसोलिथिक ख़त्म हो गया 10,000 ईयर्स अगो, तो नियोलिथिक स्टार्ट होगा 10,000 ईयर्स के बाद का पूरा, ठीक है। चलो ना, इसके अंदर जैसे रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिलती थी एंड ऑल, तो सब अभी हम दोबारा देखेंगे। सो ये 3 एजेस हैं, ये पूरा इस बॉक्स के अंदर पूरा गिवन है, ये जो भी अभी हमने पढ़ा। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्टडीइंग इससे पहले,
तो हम पढ़ रहे थे कि एविडेंसेस क्या है स्टोन हंटर गैदरर्स के स्टोन्स मिलते हैं, उनके वेपन्स मिलते हैं, वाटर बॉडीज़ के किनारे साइट्स हैं। कौन कौन सी साइट्स है? भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, हंसजी है, हंस की है, कुरनूल केव्स है। सो ये जो 3 साइट्स मैंने आपको बताई ये हैं पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक मतलब जो सबसे ओल्ड स्टोन्स है वो वाली साइट्स है। चलो अब हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ऊपर आ जाते हैं। हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में। जो पहली साइट थी यहाँ पे ये भीमबेटका। भीमबेटका मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। ये हैबिटेशन साइट है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैबिटेशन साइट। हैबिटेशन साइट का मतलब है यहाँ पे लोग रहते थे। हैबिटेट, ये लोगों का हैबिटेट था, यानी लोग यहाँ रहते थे, उनके घर थे। ठीक है, कैसे घर थे? इनके घर थे बेसिकली केव्स। यहाँ पे केव्स मिलती है, गुफा, केव्स एंड शेल्टर्स। यहाँ गुफा मिलती है, नेचुरल केव्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये केव, कुछ केव्स होती है, एक तो नेचुरल होती है और कुछ होती है जो लोग खुद भी खोदते थे, स्टोन्स लेके मार मार के पत्थर अपनी गुफाएं रहने के लिए बनाते थे। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये केव्स जो थी ये बेसिकली नेचुरल केव्स है भीमबेटका की। अच्छा, केव्स का ऑब्वियसली शेल्टर्स की ज़रूरत क्यों होती है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें भी पता है हम घर में क्यों रहते हैं, ताकि हम रेन से, हीट से, हवा से, बाकी चीज़ों से बच सके ऑब्वियसली, राइट। अच्छा, नेचुरल केव्स के बारे में एक और चीज़ है कि और नेचुरल केव्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। और नेचुरल केव्स कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, और ऐसे रॉक शेल्टर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, पत्थर के घर बेसिकली जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। और हमें मिलते हैं विंध्यास में भी मिलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में भी मिलते हैं, यहाँ पे बीच में। अच्छा, जो भीमबेटका है हमने कल पढ़ा था, यहीं पे विंध्यास है। और ये एरिया डेक्कन प्लेट्यू है। इसी एरिया में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर एरिया है, इस एरिया में नेचुरल केव्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेचुरल केव्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आप बोल सकते हो भीमबेटका, विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू। चलो, कमिंग बैक टू भीमबेटका। सो भीमबेटका का लोकेशन जो है, कल हमने नर्मदा वैली देखा था, ये जो जा रहा है ये नर्मदा वैली है। आप इधर देखो, दिस इज़ नर्मदा वैली। सो ये जो वैली है ये पूरा, सॉरी नर्मदा रिवर नॉट वैली, नर्मदा रिवर, ये जो नदी है ये नर्मदा रिवर है, और ये है भीमबेटका। सो मैंने आपको बताया वाटर बॉडीज पे स्थित होता है, तो भीमबेटका जो है नर्मदा रिवर के ऊपर है। ओके, चलो अब एक चीज़ और है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच एरियाज डिड पीपल प्रेफर। ये जो नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी में आके देखो, एनसीईआरटी आपको ये दिखा रहा है बेसिकली कि कौन से एरिया थे जो लोग चूज़ करते थे। सो ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी, ये तो हमने पहले तो देख लिया कि वाटर बॉडीज़ की जगह, पानी जहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो एरिया जो प्रेफर होता था सबसे पहले, क्योंकि वो स्टोन है, चाहे रिमेंबर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टोन है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो स्टोन ही है, जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन मिले, पत्थर अच्छी बढ़िया क्वालिटी का हो। ठीक है, अब इन जगह को जहाँ पे कि अच्छा बढ़िया पत्थर उनको मिलता था और अपना वो पत्थर का वो काम कर सकते थे,
उस इन जगह को हम बोलते थे फैक्ट्री साइट्स, क्योंकि वो पत्थर से वहाँ पे अपने औजार बना रहे हैं। तो फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में भी काम ही होता है। तो सिमिलरली इनको इन जगह को बोलते थे फैक्ट्री साइट्स। अच्छा, आपने कुछ कुछ जगह देखी होगी, कुछ होते हैं ना लोगों के घर पे ऊपर घर होता है और नीचे उनका दुकान होता है, सेम ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, या कुछ कुछ शॉप, जैसे हम जहाँ रहते थे एक जगह पहले, तो वहाँ पे एक ही घर में एक शॉप जो एक एक कमरा जो था वो उन्होंने शॉप का बना रखा था, और बाकी के 2 कमरे में वो लोग खुद ही रहते थे। तो कुछ इस टाइप का हिसाब रहता था मोस्टली फैक्ट्री साइट्स में, कि लोग वहीं रहते थे, मतलब ये हैबिटेशन की भी जगह थी, हैबिटेशन कम, और यहीं पे अपना औजार भी बनाते थे, अपने स्टोन से अपने टूल्स भी बनाते थे। सो ये फैक्ट्री साइट्स मोस्टली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होती थी, विच मीन्स कि लोग यहाँ रहते भी थे और यहीं रहते थे और अपना यहीं काम करते थे। ठीक है, ओके। विच मीन्स पीपल lived here as well. चलो, we studied this much. अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज योर हाउ आर एक्चुअली स्टोन्स मेड। अब ये इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोन्स है, अब स्टोन्स बन कैसे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है। आप ये क्वेश्चन को क्वेश्चन भी समझ सकते हो, क्वेश्चन के लिए आप इसको टॉपिक भी लिख सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक लिखना है तो आप टॉपिक भी लिख सकते हो, बट ये कि हर टॉपिक इन इटसेल्फ इज़ वन क्वेश्चन, सो इसीलिए मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में टॉपिक को लिखती हूँ। हाउ आर स्टोन टूल्स मेड। अब ये स्टोन टूल्स बनते कैसे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये 2 टेक्निक्स है जिनसे इस टूल्स बनाते थे, जो हमें पता है। एक तो है स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, एक है प्रेशर फ्लेकिंग, राइट। सो स्टोन एंड स्टोन का मतलब क्या है कि हमने देखा ना, एक पत्थर से पत्थर रगड़ दिया और उसमें से आग निकल गई, राइट। तो एक पत्थर जो है क्या करेंगे, एक बड़ा पत्थर होगा, एक छोटा पत्थर होगा, इस पत्थर को इससे मारते रहेंगे और उसको मार मार के उससे अपना शेप जिस शेप में उसको बनाना होगा। जैसे अभी आपने गोल्ड की चेन्स या गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स कैसे बनते हैं, उसको एक पत्थर से दूसरे उसको मेटल को पीटते रहते हैं और उसको डिज़ायर्ड शेप में ले आते हैं। सो बेसिकली दे स्ट्राइक वन स्टोन with another until desired shape obtained, जब तक उनको जो शेप चाहिए वो शेप आने जाती। दूसरा होता है प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब होता है बेसिकली कि उसको छीलते रहना, फ्लेक्स निकालते हैं ना। जैसे एक ये है, एक पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर छाल होती है, एक पत्थर लेंगे और उससे उसको खोदते रहेंगे, उसको फ्लेक करते रहेंगे। सो इसी तरीके से द स्टोन फ्रॉम विच टूल इज़ टू बी मेड, एक पत्थर है, उसके ऊपर स्टोन रख दिया और उसको हैमर होता है बेसिकली, हैमर से उसको मारते रहेंगे, ठीक है। और तब तक जब तक कि उसके ऊपर जो फ्लेक्स हैं, बेसिकली जैसे छाल के गंदे फ्लेक्स हैं, वो रिमूव होके अपनी शेप ना ले ले। सो एक पत्थर से पत्थर को मारा, एक सेम काम है, एक उसको पत्थर के ऊपर रखा और दूसरे हैमर से मारा, राइट। सो जब हैमर यूज़ करें वो फ्लेकिंग हो गया, जब पत्थर से पत्थर ही यूज़ करें तो वो स्टोन ऑन स्टोन हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं, एक और हमने जगह देखा था, भीमबेटका की तो बात हमने कर ली। अब हम करते हैं कुरनूल केव्स की बात, ठीक है। कुरनूल ओके, द क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि कुरनूल केव्स और हंस की कौन से प्रेजेंट डे कौन से स्टेट में पढ़ते हैं, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड डोंट गूगल, जस्ट टेक अ गेस। मैप लो और मैप से देख के गेस करके बताओ।
ओके, अब हम कुरनूल केव्स के बारे में बात करते हैं। हमें कुरनूल केव्स में क्या क्या मिला है। कुरनूल केव्स में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी है। कुरनूल केव्स दोबारा देख लो, इधर आ जाओ। यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलते हैं राख, आग लगती है तो उसके बाद ऐश बच जाता है ना। सो वी हैव ट्रेसेस ऑफ ऐश फाउंड हियर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐश है, बोलते हैं जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगी, ऐसे कुछ। सो अगर ऐश है, इसका मतलब है कि लोगों को वहाँ पे फायर के बारे में पता है, लोग फायर यूज़ कर रहे हैं। ऐश का होने का यही मतलब हुआ, जहाँ पे ऐश जली है तो ऐसी हवा में तो नहीं, बारिश के साथ तो ऐश नहीं आती, वहाँ पे आग लगी होगी और धुआं उठा होगा, उसके बाद जो भी जला होगा उसका ही राख बचा है। तो अगर वहाँ पे ऐश मिले, इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों को फायर का यूज़ है। जैसे आज भी हम फायर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, हो सकता है वो लोग फायर यूज़ करते हो, जानवर को मार के उसको पकाते हो, ठीक है। और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, जानवर को डराने के लिए, ये तो आपने मूवीज़ या कभी देखा होगा, जानवर को डराने के लिए। सो बेसिकली जो कुरनूल केव्स में फायर यूज़ होती थी। अब यहाँ पे हमने बोला था कि 12,000 ईयर्स होगा, हमने पढ़ा था मीसोलिथिक ईयर्स, मीसोलिथिक एज में इन्वायरमेंट बहुत चेंज हुआ था। तो वो जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ था वो वार्म हो गया था। तो वो जो वार्म इन्वायरमेंट होता है उसका ऊपर बेसिकली क्या क्या उसके इफ़ेक्ट क्या हुए, उसके इफ़ेक्ट्स हमें यहाँ देखने मिलते हैं। उसका इफ़ेक्ट्स ये होता है बेसिकली कि यहाँ पे ग्रासलैंड, एक सूखी बंजर ज़मीन की जगह अगर एनवायरनमेंट वार्म होगा तो एक ग्रासलैंड यानी पेड़ पौधे उगने की, छोटी छोटे मोटे ग्रासलैंड, छोटे छोटे श्रब्स वगैरह जो होते हैं वो सब उगने की आशंकाएं बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब जब ग्रासलैंड्स बढ़ेंगे, ग्रासलैंड्स को खाने कौन आता है, ग्रासलैंड्स कौन खाते हैं, दो डियर, गोट, शीप, कैटल, भेड़, बकरी, ये सब ग्रासलैंड्स खाते हैं, छोटी मोटी घास वास खाते हैं। तो अगर ग्रासलैंड्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि इनको खाने वाले भी बढ़ेंगे। तो इसी वजह से डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, ये कुछ जानवर हैं जो जिनकी तादाद बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि और ये क्या खाते हैं, ग्रासलैंड्स खाते हैं। ग्रासलैंड्स भी बढ़ गए, ग्रासलैंड बढ़ गए तो डियर वगैरह सब इधर आ गए, वो ग्रासलैंड्स खाने लगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, डियर हो गए, तो और लोगों ने क्या प्रेफर करना स्टार्ट किया, लोगों ने अब जब इतने सारे जानवर आ गए तो फ़ायदा है ना, इधर उधर ना घूम के इन जानवरों को ही घर में पाल लो, है ना। इन्हीं जानवरों को अपने घर में पाल लो अच्छे से, इन्हीं से दूध ये वो बाकी चीज़ें करो। तो इन्हीं लोगों ने, जो जानवर को हंट करते थे, हंटर्स ही कन्वर्ट हो गए हर्डर्स में। अब वो जानवरों को पालने लगे और उनको रेयर करने लगे, हर तरीके की, इंक्लूडिंग फिशिंग ऑल्सो, ठीक है। बस, और उसके बाद धीरे धीरे इसी की टेम्परेचर की वजह से, अब टेम्परेचर जब ठीक हो गया तो जो ग्रेन वाले ग्रासेस हैं, ग्रेन यानी गेहूं वाले, जैसे कि वीट, बार्ले, जिनसे रोटियां बनती हैं, जिनकी बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, और राइस जो हमारे स्टेपल फूड है, ये नेचुरली ग्रो करने लगे ऑटोमेटिकली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मतलब इन साउथ एशिया। जब ये ग्रो करने लगे, लोग इन्हें खाने लगे, तो उनको दिख गया ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जिस तरीके से जानवरों से उन्हें फ़ायदा दिख गया, ऐसे ही उन्हें इन्हें उगाने से फ़ायदा दिख गया, तो लोग फिर इनको ग्रो करने लगे। तो अब जो उनकी ज़िंदगी थी कि वो एक जगह के बस जंगल के फ्रूट्स फल खाते थे, वो भी कम हो गया। वो खुद के एक ही जगह रुक के अब वो उगाने लगे। अब जब खेत होते तो उनको वहाँ रुकना पड़ेगा, अपने खेतों को छोड़ के जाएंगे नहीं, वहाँ पानी डालना, उनका देखभाल करना। और वो जो जानवरों को मार के खाते थे,
अब वो भी नहीं खाते, वो उनको खाते हैं लेकिन उनको रेयर भी करते हैं, उनसे और भी प्रोड्यूस उनके यूज़ करते हैं, उनको पालते भी हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मिसलेनियस जो हम देखेंगे, जो हमें इस चैप्टर में मिलेंगी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इज़ कि पटने करके एक जगह है, पटने महाराष्ट्र के अंदर है ये पटने जगह। उस पटने के अंदर बेसिकली ऑस्ट्रिचेस मिलते थे, ऑस्ट्रिचेस। ये मैं बात कर रही हूँ पैलियोलिथिक एज में। ऑल्सो इस पटने के अंदर ऑस्ट्रिचेस भी मिलते थे और बीड्स, मोती होती है ना, मोती होता है, हो सकता है कि वहाँ की लड़कियाँ या औरतें मोतियों की माला या हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो सब पहनती हो, बीड्स भी मिलते हैं। ठीक है, ये पैलियोलिथिक एज की है बात। ओके, अब एक चीज़ और है विच इज़ कि एमपी और साउथ यूपी, महाराष्ट्र में, क्योंकि एमपी और साउथ यूपी थोड़ा सा आसपास ही है, वहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स बहुत मिलते थे। उनके बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के बहुत सोर्सेस हैं, ये मिले हुए वहाँ हुआ करते थे, और वहाँ पे काफ़ी रॉक पेंटिंग्स है। अब जैसे हमने देख लिया कि एमपी में केव्स है, गुफा में लोग रहेंगे, अब वो रहेंगे तो बोर भी होंगे, तो वो वहाँ पे अपना पत्थर लेके बच्चे पेंटिंग वेंटिंग कर दिया करते थे। तो ऐसे कर सकते हैं हम तो आज तक भी अपने दीवारों में बचपन में पेंसिल से पेंटिंग कर देते थे, तो वहाँ पे भी केव्स में भी पेंटिंग मिलती है, क्योंकि केव्स में लोग रहते थे रॉक्स के अंदर, तो पेंट कर देते थे। ना एक और जगह रहेगी हंसकी, हंसकी के बारे में भी हम पढ़ते हैं। हंसकी इज ऑल्सो, पहले हमने देख लिया पैलियोलिथिक साइट ही है ये भी। ठीक है, हंसकी जो हमने पहले पढ़ा था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स की, यहीं लोग रहते हैं, यहीं पत्थर बनाते हैं और यहीं रहता है पानी के साइड में, ये एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। और इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाकी कहीं और ये मेंशन भी नहीं हुआ है, कि यहाँ पे लाइमस्टोन, जो वाइट मार्बल जैसा पत्थर होता है, लाइमस्टोन बहुत अवेलेबल है, लाइमस्टोन बहुत मिलता है इधर अरेबियन सी के साइड में। ठीक है, फिर एक लास्ट में छोटा सा इंडेक्स होता है यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी की किताब में, एल्सवेयर, ये प्लीज़ सब कुछ एक बार पढ़ लेना, आपको सब सेकेंड चैप्टर ही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़। उससे पहले कि लास्ट चीज़ है यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ 3rd पॉइंट 4th पॉइंट, मेहरगढ़ बेसिकली एक फर्टाइल प्लेन यानी कि प्लेन है, पत्थर नहीं है, कहीं पहाड़ों में नहीं है, नॉर्मल ज़मीन है। फर्टाइल यानी कि यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन है इसकी बोलान पास के पास, बोलान पास जो है बेसिकली ईरान के पास है। तो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बार्ले और वीट उगाया जाता था, और यहाँ पे जो जानवरों को लोगों ने रेयर करना स्टार्ट किया, शीप और गोट्स,
सबसे पहले यहाँ पे रेयर हुए। सबसे पहले लोगों ने यहाँ पे शीप और गोट्स यहाँ पालने शुरू करे इस एरिया में। सो यहाँ पे हमें बहुत बोन्स मिलती हैं जानवरों की, ठीक है, बहुत सारे, मतलब ऐसे नहीं कि शीप और गोट्स होते थे, यहाँ पे पिग, डियर और भी बहुत लोगों की, बहुत टाइप के जानवरों की वो मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है बेसिकली कि यहाँ पे घर, आप ये देखोगे ये घर यहाँ पे होते थे हाउसेस स्क्वायर शेप के, ये देखो। तो जैसे आजकल के टाइम के मॉडर्न ज़माने उस टाइप के यहाँ पे घर हुआ करते थे, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद हो सकता है कि एक, जैसे आगे पहले ज़माने में, मैं अभी अपने नानी वगैरह के घर के बारे में बात करूँ, 2-3 कमरों में लोग रहते थे और एक कमरा ऐसे होता था जिसके अंदर गेहूँ और चावल, आटा, ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती थी। बड़े बड़े कनस्तर होते थे उनके अंदर। सो हो सकता है कि इनमें भी एक आधा रूम स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता हो। अब जब यहाँ पे बार्ली और वीट उग रही है तो उसका प्रोडक्शन होगा तो उसका स्टोरेज भी होगा। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने इस तरह से कंपार्टमेंट्स बना रखे हो कि एक आधे रूम में वो स्टोर किए करेंगे, ठीक है। ओके एंड ओके, एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ मिलती है हमें, ब्यूरियल्स। जैसे आज के टाइम पे ब्यूरियल्स होते हैं कि लोगों की डेथ होती है तो उनको दफनाया जाता है, जहाँ पे दफनाया जाता है उनकी एक प्रॉपर जगह होती है। सो सिमिलरली वहाँ पे भी आज की तरह ही ब्यूरियल्स मिलते हैं जो कि प्रॉपरली उनको दफनाते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉपर उसी तरह से अरेंजमेंट जैसा आज मिलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि उसमें बेसिकली उनको क्या करते थे कि उनके साथ कुछ कुछ मान्यता होती है, अभी भी कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनके बाल या फिर उनके नाखून उनके साथ दफना दिए जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे मान्यता थी कि ये भूखा ना जाए या अगली लाइफ में कहीं जा रहा है तो उसके साथ में कुछ खाने के लिए एक बकरी या कुछ भी साथ में दफना देते थे कि अगली जगह जहाँ भी जा रहा है अगली दुनिया में इसके पास खाने को हो। तो आज की तरह यहाँ ब्यूरियल्स भी होते थे। तो यहाँ पे प्रॉपर सोशल अरेंजमेंट वैसे ही था, फैमिली स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं जैसे आज होता है। सो दिस वॉज अबाउट दिस। और फिर लास्ट में आई थिंक वी आर डन विद द सिलेबस। ये पूरा हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। ओके, एक बार पूरा चैप्टर से गो थ्रू करते हैं फटाफट। ओके, ये डोमेस्टिकेशन है। बेसिकली डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि अब प्लांट, डोमेस्टिकेशन जो अभी हमने पढ़ा कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को वो पालने लगे और एनिमल्स को पाल के और रेयर करने लगे, उनके प्रोड्यूस यूज़ करने लगे और उस फिर जो बाकी के प्लांट्स हैं और उनको वो ग्रो करने लगे और स्टोर करने लगे, उन्हीं को कंज्यूम करने लगे। तो वो डोमेस्टिकेशन ये प्रोसेस हुआ। डोमेस्टिकेशन मतलब थोड़े घरेलू हो गए रादर दैन कि बहुत ज़्यादा अभी भी घूमना फिरना, कोई इनके पास प्लेस नहीं है, अब वो प्रॉपर सेटल हो गए हैं। उस प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन बोलते हैं, जो यहाँ पे इस बॉक्स में दे रखा है। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन के बाद ओके अब हम एक और साइड के बारे में आते हैं। जैसे हमने मेहरगढ़ पढ़ा, तो ये सेटल, ये जो मेहरगढ़ है, अब ये दो साइड्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, जैसे एक मेहरगढ़ हो गया और एक और हम पढ़ने वाले हैं बुरजा होम। सो ये प्लेसेस जो ये थोड़ा सेटल लाइफ है कि इनमें हमें दिखता है कि अब यहाँ पे लाइफ थोड़ी सेटल हो गई है। कि ये पहले जैसे जो हमने ऊपर पढ़े थे, हमने जो जगह के नाम पढ़े वो दोज आर पैलियोलिथिक, ये पैलियोलिथिक नहीं है, ये बेसिकली सेटल्ड है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेटल्ड लाइफ्स। यहाँ पे स्टोन एज नहीं है, दिस इज़ नॉट स्टोन एज, ये बात क्या है। तो हमने बुरजा होम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बुरजा होम। बुरजा होम जो है आज के टाइम पे जो कश्मीर है प्रेजेंट डे वहाँ पे है। सो यहाँ पे क्या होता था कि पिट हाउस यानी कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के वहाँ पे घर बनाते थे अपना, पिट हाउसेस,
ठीक है। और पिट हाउसेस ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद दिया और फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं उनके अंदर जाने की, तो ऐसे घर के अंदर जा रहे हैं, इनको बोलता है पिट हाउसेस। पिट हाउसेस के बाद which were dug with steps leading, these may have provided shelter in cold weather, जैसे आज के टाइम पे इग्लू होता है वैसा ही। और उसके बाद अंदर हाँ कुकिंग हर्ट्स, जैसे चूल्हे होते हैं, कुकिंग चूल्हे बनाने गांव में जो चूल्हे होते हैं मिट्टी के, वो यहाँ पे भी मिले हैं जो कुकिंग हर्ट्स है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि ऑब्वियसली वहाँ पे लोग खाना कुक करने लगे हैं, राइट, प्रॉपर। अब खाना कुक हो रहा है मतलब फायर वगैरह का भी यूज़ हो ही रहा है ऑब्वियसली। और हमें ये हो गया, ये आप यहाँ पे देख लो, इसे इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप देखो ये थोड़े से नियोलिथिक, जो हमने नियोलिथिक एज पढ़ी है, नियोलिथिक एज के वो है के टूल्स। ये क्या इसमें फ़र्क है? फ़र्क ये है कि many of these different from earlier Paleolithic tools called Neolithic, इम्पोर्टेंट ये है कि दैट दे वर पॉलिश्ड और उनके पास एक फाइन कटिंग एज। इनमें एक शाइन दिख रही है आपको, एक ये देखो ये कितना शाइन कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर पॉलिश भी हो रखी है। और इनके पास इनका जो एक एज है ये एकदम देखो बहुत अच्छे से फाइनली कटा हुआ एज है। एक किनारे इनके एजेस जो हैं, ये एजेस देखो, कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत बिल्कुल हाथ से काटा है, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, सो हम थोड़ा नियोलिथिक एज के बारे में भी लिख लेते हैं, नियोलिथिक टूल्स के बारे में कि किस तरीके के नियोलिथिक टूल्स होते थे। सो नियोलिथिक टूल्स वर पॉलिश्ड, फाइन कटिंग एज, यानी एकदम शार्प, साफ सुथरे, अच्छे से क्लीन कर रखा है। मोटास एंड पेसल, मोटास एंड पेसल जैसे चटनी बनाने के लिए गांव में और बहुत लोगों के घर में अभी भी है, अदरक वगैरह कूटते हैं। मोटास एंड चटनी बनाने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सिलबट्टा, सिलबट्टा वो यूज़ हुआ करता था। ग्रेन्स को आज भी अगर आप गाँव में जाओगे, गेहूँ को पीसने के लिए ये यूज़ होता है, तो उस टाइम पे भी गेहूं को पीसने के लिए, ताकि उसका आटा बन जाए ये, क्योंकि मशीन तो होती नहीं थी। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे टूल्स जो थे वो स्टोन के तो बनते ही थे, प्लस जानवरों की बोन्स के भी बनते थे। और हमें न्यूलिथिक एज में अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े भी मिले, जैसे ये हो गया, ये क्या होगा, पानी स्टोर हो सकता है, खाना स्टोर हो सकता है, इसमें डाल के खाना पका सकते हैं। अभी मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है, अभी भी बनता है, बहुत जगह बनता है, बिहार में बनता है। ठीक है, और कुछ कुछ पे तो लोग डिज़ाइन करते थे ऊपर से ऐसे अच्छे से, बहुत उससे उनको डेकोरेट कर देते थे। उसके बाद यहाँ पे लोग जो थे कपड़े भी वीव करते थे, कपड़े बुनते थे। ठीक है, जैसे कॉटन के भी कपड़े बनते थे, और भी यहाँ पे कपड़े बनने लगे, जो लोग करने लगे प्रॉपर ये काम, कपड़े घर में बुनने का, राइट। ओके, सो दिस इज, आई थिंक नाउ वी आर डन, हमारा ये पूरा चैप्टर हो चुका है। और लास्ट में जैसे एक छोटा सा बॉक्स है, ये एल्सवेयर करके जो एनसीईआरटी में बॉक्स होता है, तो इस बॉक्स के अंदर बेसिकली क्या लिख रखा है, इस बॉक्स के अंदर ये बोल रखा है कि फ्रांस, अगर आप इसको पढ़ोगे इसमें बोला हुआ है कि फ्रांस में जो केव्स है वहाँ पे हमें पेंटिंग्स मिलती है, उनकी केव्स में, जैसे हमारी भी केव में पेंटिंग्स मिलती हैं। सो वो कौन से टाइम पे मिलते हैं, 20,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स अगो। सो यू नो कि अराउंड ये वाला जो पीरियड है हमारा 12 to 10 के बीच में, हमारा कौन सा पीरियड था, दिस वॉज बेसिकली मीसोलिथिक पीरियड। या न्यू जो अपर सबसे लेटेस्ट वाला अपर पैलियोलिथिक से मीज़ोलिथिक एज का ये टाइम है, तो इस टाइम पे फ्रांस की केव्स में भी पेंटिंग्स मिली हैं। और इस एल्सवेयर में बता रखा है कि सिमिलरली वहाँ पे भी एनिमल्स भी मिले हैं,
जिन ओके सिमिलर एनिमल्स वहाँ पे मिले हैं। कौन कौन से एनिमल्स के वहाँ पे सोर्सेज या एविडेंसेस मिलते हैं? वाइल्ड हॉर्सेस, औरोश, जो औरोश है दैट इज नथिंग बट कैटल, भेड़ बकरी ओनली। बाइसन, वूली राइनो, जो कि राइनोसोरस ही है बस। रेनडियर, रेनडियर इज हमें पता है क्रिसमस का जो जानवर होता है। एंड बियर। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो उस टाइम पे ब्राइट कलर्स बहुत यूज़ होते थे, राइट। सो कलर्स का इम्पोर्टेंस बहुत है। कलर्स व वेरी ब्राइट जो यूज़ हुआ करते थे। कौन कौन से कलर फॉर एग्जांपल, और ये कलर जो थे ये आते कहाँ से थे? कलर के सोर्सेज होते थे मिनरल्स ऑफ आयरन एंड चारकोल। सो ये पूरा इस एल्सवेयर के बॉक्स में है। एंड आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर। और यहाँ पे एक और एल्सवेयर का बॉक्स दे रखा है जिसके बारे में टर्की के बारे में बोल रखा है कि जो टर्की है ये है आपका एल्सवेयर बॉक्स 2। अब ये टर्की फेमस है, अभी ये हमें पता है कि वहाँ अर्थक्वेक आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो इसमें टर्की के बारे में बोल रखा है। टर्की जो थी बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइड, यानी कि उसके अंदर कैसे टूल्स मिलेंगे? नियोलिथिक के अंदर पॉलिश टूल्स होते थे जिनका फाइन एज होता था। नियोलिथिक टूल्स यहाँ पे मिलते हैं। एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जानवर मिलता है, इसको बोलते हैं कैटल हुयूक, जो भेड़ की तरह ही होता है दिखने में, ठीक है। सो बेसिकली, और ये हमें ऑब्वियसली पता है कि पहले उस ज़माने में कार्ट्स नहीं होते, जैसे घोड़े तांगे होते हैं कि जानवर उसके पीछे लकड़ी का एक कार्ट है और वो चला के लेके आ रहा है। सो पहले कार्ट्स नहीं होते थे। पहले जितना भी सामान इधर से उधर ट्रैवल हो रहा है, इंसान भी ट्रैवल हो रहा है, वो एनिमल्स को यूज़ करते थे ट्रैवलिंग के लिए। हमने ट्रैवल के बारे में पढ़ा तो इतना सारा। तो ट्रैवलिंग के लिए लोग दो ही तरीके से ट्रैवल करते थे, मोस्टली ऑन फुट, वो पैदल ही चलते थे, और या फिर कहीं कहीं जहाँ उनको समझ आ गया था वो जानवरों का, घोड़ों का, जहाँ घोड़े अवेलेबल होते थे उनका, जहाँ डोंकीज अवेलेबल होते थे डोंकीज़ का। तो सिमिलरली अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की में भी कैटल यूज़ करते थे फॉर ट्रैवलिंग, या फिर लोग खुद ही पैदल चलते थे। So I think now we are done with the chapter, and if you have any question you can कमेंट इन द बॉक्स बिलो। अभी मैंने टेलीग्राम का चैनल नहीं बनाया है, तो जैसे ही वो कंफर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सो मैं आपको वो लिंक डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट हो, कैसा भी सिली से सिली, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो। टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, आप वहाँ डाल सकते हो। और आई रियली होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर लाइफ इन जनरल।